ये कई बार पूछा गया है, रोल ऑफ यूजीसी एंड अदर बॉडीज़ फॉर एकेडमिक लाइब्रेरीज़। तो यहाँ शुरुआत में तो काफ़ी कुछ दिया नहीं है, उसमें ढेर सारे पूरे वही हैं किस तरीके से कौन कौन से कमिटीज़ आई, ठीक है, लाइब्रेरीज़ कमिटीज़ मेन है। ये कई बार जो पूछा गया, मेन चीज़ हमें यूजीसी वाला बार बार पूछा गया, उस पर हम लोगों को काम करना है। और ये पेज नंबर 34 पे अब हमें जाना है, वहाँ पे ये कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स ऑफ द यूजीसी फॉर डेवलपिंग एकेडमिक लाइब्रेरीज। ये चीज़ कई बार पूछा गया। कमिटीज़ भी पूछा गया है, बट ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले है कि यूजीसी का रोल क्या है। सबसे पहले ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, लाइब्रेरीज़ को पैसे देता है। फिर कलेक्शन ख़रीदने के लिए, बुक्स जर्नल्स ख़रीदने के लिए भी मदद करता है। फिर फर्नीचर इक्विपमेंट्स इसको ख़रीदने में, कंस्ट्रक्शंस ऑफ न्यू लाइब्रेरी बिल्डिंग इसमें हेल्प करता है। तो और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट भी यूजीसी के थ्रू ही वो देती है, ग्रांट देती है। देखो यार, ये कुछ प्रोग्राम्स हैं, इतने खूबसूरत प्रोग्राम है ना, आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के। सबसे पहले व्हीट लोन एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम, बैंक लोन, सॉरी बुक बैंक्स, बैंक जैसे बोलो लोन आ जाता है। रीजनल लाइब्रेरी सेंटर, स्टडी सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, एरिया स्टडी सेंटर, कलेक्शन डेवलपमेंट और लाइब्रेरी बिल्डिंग्स, ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे वो प्रोग्राम्स इसने बनाए। व्हीट लोन एजुकेशनल प्रोग्राम में, एक्सचेंज प्रोग्राम में क्या हुआ, व्हीट लोन एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम क्या हुआ, हमारे यहाँ अकाल पड़ गया था, तो अमेरिका ने एक लॉ पास किया, PL 480 इसको बोलते हैं, पब्लिक लॉ 480 इसको बोलते हैं। इसमें उसने $190 लाख भारत को देने का किया। नहीं, लाख नहीं तो ज़्यादा ही हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, $19 करोड़ देने के लिए बोला कि ठीक है, हम $19 करोड़ आपको दे देंगे। लेकिन उसमें बोला कि जो $50 लाख है वो आप कहाँ पे खर्च करोगे, वो खर्च करोगे आप कि किताबें खरीदोगे आप। इसमें जो 19 करोड़ उसने दिया था ना, 19 करोड़ रुपए डॉलर, उसमें बोला कि आप हमसे ही गेहूँ खरीद लेना। उसने लोन भी दिया, गेहूँ भी उसी से खरीदेंगे, उसका इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उसमें में से 50 लाख उसने बोला कि आप क्या करोगे कि उस लोन से हायर एजुकेशन को प्रमोट करोगे और बुक्स परचेज़ करोगे, जर्नल्स परचेज़ करोगे, साइंटिफिक इक्विपमेंट परचेज़ करोगे। कहाँ से? अमेरिका से। उसके बाद एक और चीज़ कि यहाँ के एकेडमिशियंस और एक एजुकेशनिस्ट्स अमेरिका के भारत जाएंगे, भारत के अमेरिका जाएंगे, इसको एक्सचेंज प्रोग्राम बोलते हैं। तो इस $50 लाख को वहाँ पे खर्च किया जाएगा। तो यहाँ पे 3 लाइब्रेरी थी, लुधियाना, मदुरई और उदयपुर। इन तीनों में उसका पैसा लगाया गया, काफ़ी ज़्यादा पैसा। व्हीट लोन फंड जो था उसको लगाया गया। व्हीट मतलब गेहूँ होता है, ठीक है, पता चले किसी को समझ ना आ रहा। तो इससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ लाइब्रेरीज़ को, और करीब 33 से ज़्यादा लाइब्रेरियंस इसके अंदर बेनिफिटेड हुए, वो रिसर्च में आगे बढ़े, यूनिवर्सिटीज़, लाइब्रेरीज़, और वो अमेरिका गए एक्सचेंज के तहत, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तरक्की और वृद्धि की। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था व्हीट लोन एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम। दूसरा जो प्रोग्राम था, बुक बैंक्स। एक बुक बैंक मतलब क्या, जहाँ पे पैसा जमा होता है। तो ऐसे ही 1963 के समय क्या हुआ कि लाइब्रेरीज़ के पास किताबें थी नहीं, तो उन्हें क्या किया कि एक बैंक बनाने के लिए, किताबों का कलेक्शन डेवलप करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया बुक बैंक। और ये क्या करेगा कि मल्टीपल कॉपीज़ की टेक्स्ट बुक्स और हर सब्जेक्ट्स की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी, जो बुक्स होंगी, वो कलेक्ट किया जाएगी। किसके लिए? जो गरीब बच्चे हैं, जिनको ज़रूरत है, जो डिज़र्व करते हैं, ऐसे बच्चों को दिया जाएगा और उनसे बहुत नॉमिनल चार्ज किया जाएगा, बहुत कम। तो उसके बाद ठीक है, ये हुआ। और उसके शुरुआत में यूजीसी ने हर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज को 15,000 रुपया दिया, ठीक है। बाद में फिर 10,000 डिग्री कॉलेज को दिया, और काफ़ी पैसे उसने खर्च किया। जब वो 8,000 रुपया, अगर एक से लेकर के 250 स्टूडेंट हैं तो उनको 8,000 रुपया दिया जाएगा। ये यूजीसी देगा, बच्चे नहीं देंगे। 10,000 रुपया किसको? 251 से 500, इस तरह से पैसे वो देते थे और उन बच्चों को। फिर बाद में वो 60 रुपीज़ पर स्टूडेंट। ये सब ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है,
हाँ, ये याद रखो कि नीडी और पुअर स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए बुक बैंक बनाने की बात की गई, स्टडी सेंटर्स बनाने की बात की गई, और जहाँ स्टडी सेंटर मतलब क्या कि जहाँ पे लोग जा कर के स्टडी कर सकें। ये एक नई स्कीम थी और इसमें रिकरिंग और नॉन रिकरिंग ग्रांट दिया गया। रिकरिंग ग्रांट होता है स्टाफ सैलरी, कंटीजेंसी सैलरी हो गया, और नॉन रिकरिंग मतलब एग्जिस्टिंग बुक्स हो गया, और स्टाफ, फर्नीचर, इन सब चीज़ों की। तो यह वहाँ पे जा कर के लोग स्टडी कर सकें, तो स्टडी सेंटर उन्होंने बनाया। रीजनल लाइब्रेरी सेंटर्स, अभी देखो यूनिवर्सिटीज़ पे हो गए, अन्य चीज़ें, एक तरह से जो रीजनल लाइब्रेरी सेंटर्स थे, इसमें एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, वाइस चांसलर वीसी कॉन्फ्रेंसेस हुआ था, तो उसमें बात की गई कि रीजन वाइज सेंट्रलाइज लाइब्रेरी फैसिलिटी। देखो जैसे अपना राजघाट है ना, राजघाट में इग्नू का लाइब्रेरी है, और वहाँ पे मैदानगढ़ी में भी है, और अपना ये नोएडा वाला, तो इसका अलग अलग लाइब्रेरीज़ हैं। तो ऐसे रीजनल लाइब्रेरी सेंटर बनाया गया। साउथ कैंपस का अलग लाइब्रेरी, नॉर्थ कैंपस का अलग, ये DU दिल्ली यूनिवर्सिटी में है कैंपस वाइज। तो इस तरीके से जैसे कलकत्ता, बॉम्बे, बेंगलोर और बनारस, इन सब जगहों पे रीजनल लाइब्रेरीज़ बनाए गए। एक लाइब्रेरी था नेशनल लाइब्रेरी, और एक होता है रीजनल लाइब्रेरीज, ठीक है। तो 4 जगहों पे बनाने की बात की गई रीजनल लाइब्रेरीज, जिससे क्या हो कि पूरे देश में लोगों को हेल्प हो सके, और उसमें रिप्रोग्राफिक, माइक्रो फिल्मिंग, एफिशिएंट इंफॉर्मेशन फैसिलिटीज़, मैकेनाइज सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें उसमें हेल्प की जा सकें। ये 5th प्लान में था, और इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था स्टडी सेंटर, वो 4th प्लान में था, ठीक है। 4th प्लान, ये उसमें 5th प्लान उसको बोलते हैं यार, जो प्लानिंग कमीशन का था, क्या उसको बोलते हैं, 5th प्लान कमीशन ऐसे बोलते हैं। अगला है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर बनाया गया, NIC बनाया गया और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर, ये 6th प्लान के अंदर आया। तो 3 NIC बनाए गए, ठीक है, और 7 IUC बनाए गए। तो NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर बनाए गए। इससे क्या होगा कि इंफॉर्मेशन और बिब्लियोग्राफिक सपोर्ट टीचर्स और रिसर्च स्कॉलर्स को मिल पाएगा, इसलिए बनाया गया। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जो था NIC, वो क्या करता था, उसने कंप्यूटर डेटाबेस को बनाया, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज, करंट अवेयरनेस सर्विसेज, ये सब वो प्रोवाइड करता था। अब देखो 3 जो बनाए गए थे, एक 2 बेंगलुरु में था, एक बड़ौदा में था, और एक बॉम्बे में था। साइंस का था एक सोशल साइंसेस का, एक ह्यूमैनिटीज़ का, 3 बनाया गया, ठीक है। और इंटर लाइब्रेरी सेंटर्स जो थे, वो 2 लाइब्रेरीज के बीच में जो सेंटर होते हैं उसको इंटर लाइब्रेरी सेंटर बोलते हैं। तो ये रिसर्च फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते थे, ठीक है। डेवलप देयर लाइब्रेरीज एंड प्रोवाइड लेबोरेटरी फैसिलिटीज़। तो इंटर लाइब्रेरी सेंटर्स जो होते थे, वो रिसर्च जो होते थे वो आपस में साझा करते थे। जैसे न्यूक्लियर साइंस सेंटर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU की बात की जा रही है, दिल्ली, और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर पूना यूनिवर्सिटी हो गया, इंटर यूनिवर्सिटी कंसोर्शियम देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर, ये हो गया। और उसके बाद ये हो गया एरिया स्टडी सेंटर एक बनाया गया। तो जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो लाइब्रेरीज आते थे, तो उनका एक, अरे गड़बड़ हो गया, सॉरी, मैं कलेक्शन डेवलपमेंट पढ़ लिया, सॉरी, मैं दरअसल बुक देख करके पढ़ रहा हूँ, तो सॉरी। एरिया स्टडी सेंटर में क्या हुआ कि UGC हैज़ प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर द सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ अंडर दिस प्रोग्राम। कुछ सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ को उसने असिस्टेंट प्रोवाइड करने की बात की गई, और उसने कुछ जो लोग डेप्थ स्टडीज़ करना चाहते हैं कुछ खास एरिया में, कुछ नए एरियाज़ में, तो ऐसे 16th एरिया जो पूरे दुनिया के थे उसको छांटा गया, निकाला गया, और उस पर उन्होंने स्टडी किया। कलेक्शन डेवलपमेंट उन्होंने जब शुरू किया तो इसमें सेंट्रल लाइब्रेरीज, स्टेट और डीम्ड लाइब्रेरी, तो वहाँ पे कलेक्शन डेवलपमेंट करना था। कलेक्शन डेवलपमेंट क्या है कि बुक्स, जर्नल्स, ये सारी चीज़ें लेकर आए जाए, उसके लिए फ़ंड्स प्रोवाइड किया जाए, तो उसमें बहुत ज़्यादा इसने योगदान दिया। फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ में 3 चीज़ें, एक तो लाइब्रेरी बिल्डिंग, इक्विपमेंट और फर्नीचर, इन तीनों चीज़ों के लिए इसने किया।
तो फंक्शनल बिल्डिंग होना चाहिए, मॉडर्न इक्विपमेंट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट फर्नीचर होना चाहिए। तो एस आर रंगनाथन इसके चेयरमैन बनाए गए थे और उन्होंने काफ़ी अच्छे सुझाव दिए, जैसे लोकेशन क्या होगी लाइब्रेरी की, साइज़ और रिलेटिव पोजीशंस क्या होंगे, लोकेशन, साइज़, स्टाफ क्या होगा, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो उसके बाद फिर आगे जब आप बढ़ोगे तो उसमें जब और बढ़ा, पैसे थोड़ा बढ़े, तो उसमें बिल्डिंग फैसिलिटीज़ के साथ इक्विपमेंट, बुक, जर्नल्स, टीवी, वीसीआर, रिपोग्राफी फैसिलिटीज़, ये सब आया। फिर इन्फ्लिमनेट, ऑटोमेशन, ये सारी चीज़ें आने लगी इसमें, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। देखो ये तो यूजीसी के था, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी इसने काफ़ी काम किया। AICTE जो था, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसने रिसर्च जनरल और बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। NCERT जो था उसने भी काफ़ी शानदार काम किया। इसमें एक रिसोर्स सेंटर इसने बनाया, 400 से ज़्यादा जर्नल्स इसने सब्सक्राइब किया, ढेर सारी बुक्स इसने किया, और उसका CD-ROM में इसने डेटाबेस को कनेक्ट किया, उसने भेजा। तो NCERT का बहुत बड़ा रोल था। NCERT हो गया, ये नाम हो सकता है आपको, NIEPA है, नेशनल इंस्टीट्यूट एजुकेशनल प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूट, बस NCERT जैसे है तो SCERT, NCERT याद रहेगा ना, उसी से SCERT याद रखना। तो सेम काम इसने भी किया, ठीक है। और जैसे अपने खुद को डेवलप करना ऑल फील्ड्स में, फिर अवेयरनेस फैलाना, फिर कंपटीशन से प्रिपेयर, कि कंपटीशन जब बढ़ेगा उसके लिए प्रिपेयर करना खुद को, प्रोफेशनल स्किल्स लाना, स्किल्स एमंग द स्टूडेंट्स, और स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, ये सब चीज़ें डेवलप करना, ये SCERT चाहता था। तो UGC और अदर अगर पूछा जाता है तो आप इसको लिख लोगे। सो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।